सर मैं कम है। क्या नाम है? शिवम पांडे सर। बैठ। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। शिवम जी, कोई 5 बातें अपने बारे में ऐसी बताएं जिससे हम आपके बारे में पूरा आकलन कर सकें, सर परिचय देते हुए। सर थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सर. As you know, sir, my name is Shivam Pandey. I am from Gorakhpur, Uttar Pradesh. I have done BSc and BEd from Deen Dayal Upadhyay University. Apart from BEd and BSc, I have done triple C and NET also. And I have done triple C Tally, so I have basic computer literacy knowledge. My hobbies are traveling and cooking. That's all about me. ओके, वेरी गुड। शिवम जी, आपने जैसा कि बताया, आपने दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, तो क्या इनका पूरा नाम आप बता सकते हैं जिनके नाम पर ये विश्वविद्यालय पड़ा हुआ है? श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनके बारे में क्या कुछ जानकारी देंगे? Sir, he had given the concept of integrated humanism, which is followed by RSS right now. Further, after giving that theory, integrated humanism, it is taken by late Atal Bihari Vajpayee ji also. आपने ग्रेजुएशन किस सन में किया है? Graduation 2019 completed, sir. उसके बाद आपने क्या किया? Sir, 2 year BEd, 2021. बीएड किया आपने? जी sir. आप एक शिक्षक बनना क्यों चाहते हैं? Sir, actually my family background, my grandfather who was a teacher, and I used to live with them. My uncle is also a teacher, so lots of my personality is inspired by both of them. So I decided to be a teacher. As much as I assess myself, so my personality, maximum personality things are equal to them. So I decided to be a KVS teacher or any field teacher. केवीएस का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय विद्यालय संगठन। अच्छा, केवीएस का जो सिलेबस है यस सर। और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो सिलेबस है, यस सर। दोनों में आप प्रमुख अंतर कहाँ देखते हैं और किसको बेहतर मानते हैं? Sir, if we are comparing the KVS and state board syllabus, then the best part of the KVS syllabus is that it curriculum is equal to in all over India. Wherever the CBSE school or the CBSE school like private schools or the KVS which board is also CBSE, but the curriculum of all the college and school are same. But in state board the negative thing is that in UP the syllabus is different, in Rajasthan the syllabus is based on the Rajasthan. So this is the negative thing of state board. शिवम जी, आपका बैकग्राउंड आपने बताया कि शैक्षिक पृष्ठभूमि रही है, आपके ग्रैंडफादर और फादर दोनों लोग टीचर Father हैं। not sir, uncle. अच्छा, My अंकल। father was defense. तो ठीक है, डिफेंस में थे तो वहाँ से भी ले सकते थे आप, लेकिन उधर नहीं गए, इधर आए। Yes sir. तो क्या ऐसी उनकी पर्सनालिटी में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की और इस मुकाम तक लाई आपको? My uncle sir. May I speak in Hindi sir if you are comfortable? ओके। सर जो मेरे अंकल हैं, जैसे वो हमारे घर पे, जैसे पिताजी हमारे बाहर रहते थे, दूसरे नंबर पे वो थे, तो घर पे जब कोई भी कार्य पड़ता था तो वो उसको इतने अच्छे से एग्जीक्यूट करते थे, इतने अच्छे से उसकी प्लानिंग करते थे, जिससे मैं काफ़ी हद तक इंस्पायर होता था, क्योंकि वो कुछ भी कहते थे तो बच्चे बहुत ही अच्छे से मानते थे, और वो अगर गलत चीज़ों पे भी वो अपनी अपनी गलती खुद एक्सेप्ट कर लेते थे। ये नहीं होता था कि हमको टोकना पड़े या हमारे घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग को। तो ये सारी चीज़ें फिर सर वो काफ़ी हद तक जो उनकी नॉलेज भी थी, जो जैसे अभी जिसकी नॉलेज अच्छी होती है तो उसे काफ़ी सम्मान मिलता है। तो इसके कारण सर मुझे लगा कि एक शिक्षक बनने से हमारा लाइफ टाइम हमारा नॉलेज अपडेट भी होता रहता है हर सब्जेक्ट में। मुझे लगा शिक्षक बनना एक अच्छा ओके। मार्ग है। शिवम, जी सर। एक बात कही जाती है कि बिना रक्त के क्रांति अगर करनी हो, सामाजिक परिवर्तन करना हो, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ शिक्षक कर सकता है। इसके मायने क्या हैं? सर पहला तो ये मायना है कि हमारी जो कल्चर है, सर अगर हम देखें पुराने समाज में, जैसे कि हमारे यहाँ सती प्रथा थी और भी प्रथाएं थी, तो जैसे जैसे हमारा समाज पढ़ा लिखा होता गया उन सारी चीज़ों को हमने नेगलेक्ट किया। जैसे रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने ही 3 तलाक जैसा बिल था उसे मतलब पास किया, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी एक माइनॉरिटी के लिए, जो शिक्षा के द्वारा ही जब जैसे जैसे लोग शिक्षित हुए तो उस रूढ़िवाद को उन्होंने छोड़ा। तो यहाँ पे कोई भी वॉर नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई, और एक अहिंसक तरीके से इसको यानी शिक्षक जो है समाज में वो बीज बोता है जिसके माध्यम से
जी सर। समाज उस नई रीति को अपनाने के लिए तैयार जी है। सर, वो पिलर तैयार करता है समाज का। ओके, आप यही कहना चाह रहे हैं। जी सर। अच्छा, एक बात बताइए, आप गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, जी सर। तो गोरखपुर की चंद खूबियों के बारे में और गोरखपुर के सबसे महान व्यक्तित्व जो आपको प्रभावित किया हो अब तक के जीवन में। सर गोरखपुर में तो सर गीता प्रेस है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिंदू रिलीजन का प्रिंटिंग प्रेस है। और सर गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह प्लानिटेरियम है। गोरखपुर में 3 ताल हैं, रामगढ़ ताल, चिरवा ताल, सुमेर सागर ताल। गोरखपुर में सर पहला ट्रांसजेंडर पार्क, जिसको महिमा पार्क कहा गया, उनको ऐसा ना फील हो कि हम समाज से अलग हैं, तो ट्रांसजेंडर के लिए एक पार्क भी बनाया जा रहा है। सर गोरखपुर में ही नॉर्थ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर है सर। और गोरखपुर की जो पर्सनालिटी अभी फिलहाल जिनसे मैं थोड़ा प्रभावित हूँ, योगी आदित्यनाथ जी हैं, क्योंकि वो जो उनका फैमिली बैकग्राउंड था वो काफ़ी नीचे तबके से थे, देखा जाए तो। और नीचे तबके से सेंस आपका क्या है? मतलब सर ये कास्टिज्म की बात नहीं सर, उनकी जो इकोनॉमिक लेवल था वो काफ़ी लो था। और वहाँ से वो आए और वहाँ से आज ऐसे मुकाम पे हैं कि हमारे स्टेट के सीएम बन चुके हैं, तो ऐसा लगता है नहीं तो वो तो आए तो उनको तो एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित मठ की मठाधीशी मिली है उनको, तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि संघर्ष करके वो वहाँ तक पहुँचे हैं। उनको तो विरासत में मिला है। सर इसे विरासत भी नहीं कह सकते। विरासत इन द सेंस कि भाई उनको शिष्य बनाया गया, उन्होंने जो है उसको लिया एक तरीके से। वहाँ पे जब, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर, जब वहाँ पे शिष्य उनको बनाया गया तो उनमें और भी लोग होंगे, उनमें कोई ऐसी खूबी होगी जिसके कारण उन्हें शिष्य बनाया। कौन सी एक खूबी सबसे ज़्यादा आपको पसंद है उनकी? सर कर्तव्य निष्ठा, जैसे कि कोविड के समय उनके पिताजी का देहांत हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने राज्य की देखभाल को अच्छा समझा कि इस समय अगर हम ही कोविड के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे सिटीजन कहाँ से फॉलो करेंगे। तो वो अपने पिताजी के दाह संस्कार तक में नहीं गए, जो कि काफ़ी हद तक प्रभावित करती है लोगों की कि आपके लिए सबसे पहले आपका कर्म होना चाहिए। यानी आप भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन भगवान न करे हों तो आप भी पहले केवीएस की टीचिंग को ज़्यादा महत्व देंगे, बाकी जो भी आपके जीवन की क्रियाएं हैं उनको स्थगित रखेंगे। जी सर, क्योंकि हम शिक्षक हैं और तो इससे तो परिवार में जो है कलह का वातावरण हो सकता है। दूसरी तरफ तो आप कर्तव्य निभा नहीं रहे हैं पुत्र का। सर जो मेरा परिवार है काफ़ी सपोर्टिव है, क्योंकि जो मेरे फादर थे वो डिफेंस में थे, तो उतना वो समय नहीं दे पाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे अंकल और मेरे ग्रैंडफादर लोगों ने ऐसा सपोर्ट किया कि मुझे ऐसा कभी कोई कमी नहीं महसूस हुई कि मेरे फादर मेरे साथ नहीं है। तो इस मामले में सर अगर मैं नहीं भी रहता हूँ तो कुछ हद तक मेरे फैमिली मेम्बर भी उस चीज़ को संभाल ले जाते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि बच्चों का एग्जाम ही रहता है, उस समय कोई ऐसी चीज़ें हो गई, तो उस समय मुझे लगता है कि सर बच्चों की शिक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्वालिटी तो है शिवम तुमने कि तुम शिक्षक बनने का जो सबसे ज़्यादा गुण है कि टॉकटिव होना चाहिए, तो वो तो है। छोटी सी बात को भी बहुत लंबा चौड़ा खींच रहे हो। चलो ठीक है, चलो। अभी शिवम जी आपने सर के इंटरव्यू में बोला कि स्टेट एजुकेशन की कुछ नेगेटिविटी है। जी सर। क्या नकारात्मकता दिखती है आपको उस स्टेट लेवल के एजुकेशन में? सर नकारात्मकता जो मेजर नकारात्मकता है कि सर जैसे कि अगर हम यूपी बैकग्राउंड से हैं तो हमारे जो हमारे सिलेबस है सर, सिलेबस में मेनली यूपी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कि अगर यूपी का बच्चा राजस्थान में या कहीं और पढ़ता है तो उसे इस चीज़ की काफ़ी कमी। अभी सर अगर कोई बच्चा प्राइमरी लेवल का क्लास 8 तक यूपी का अगर पढ़ के गया और वो किसी और राज्य में जाता है तो सर वहाँ की शिक्षा में उसे सामंजस्य बनाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जी सर। उस एग्ज़ाम में अगर सफलता का रेशियो देखें तो उत्तर प्रदेश के लड़कों का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। जी सर। तो फिर कैसे आप निगेटिव कह दे रहे हैं इसको? सर ये तो पॉजिटिव हो गया। सर जो भी एग्ज़ाम होते हैं सर अगर पैन इंडिया लेवल पे देखें तो सर क्योंकि हमारे जो मेनली जो सर पॉपुलेशन भी हमारे यहाँ की ज़्यादा है यूपी बिहार की, और हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर बिलीव करते हैं क्योंकि सर ये थोड़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी कमी है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों ने इन्वेस्ट नहीं किया, तो मेनली लोग यही चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लाइफ में एक बैलेंस रहे। तो क्या निजी क्षेत्रों का प्रवेश शिक्षा के क्षेत्र में सही मानते हैं? सर कुछ हद तक सही भी है। हमें नहीं लगता कि जो निजी क्षेत्रों का प्रवेश जब शिक्षा में आया है तो शिक्षा का व्यवसायीकरण ज़्यादा हुआ है। जी सर, व्यवसायीकरण तो हुआ है, तो फिर लेकिन सर निजी शिक्षा कहाँ से बेहतर होगी फिर? सर कुछ हद तक बेहतर इसलिए है क्योंकि जैसे कि सरकारी विद्यालयों में सारे शिक्षकों को से पढ़वाना भी एक तरीके से नामुमकिन सा कार्य है। जैसे कि अगर हम देखें इस समय बीएड बीटीसी करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और सभी को सरकार एक साथ नियुक्त नहीं कर सकती है, तो अगर प्राइवेट कॉलेज ना हो तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे और फिर बच्चे भी हैं। तो शिक्षा रोजगार के लिए दी जा रही कि शिक्षा का उद्देश्य सही दिशा देना है? सर शिक्षा का उद्देश्य सही दिशा भी देना है, साथ में जो पढ़ा रहा है अगर उसे हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो शायद उसमें वो सही से कार्य ना करें। तो आप केवीएस जो अगर मान लिया प्राथमिक शिक्षक होते हैं जी सर।
और सपोज दैट उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी आती है, आप उसको फिलअप करते हैं, जी सर। आपका उत्तर प्रदेश में भी सिलेक्शन होता है और KVS में भी होता जी है, सर। तो आप चॉइस किसको करेंगे? सर KVS को। KVS को करेंगे, जी सर। अपने स्टेट को नहीं करेंगे आप? सर क्योंकि सर KVS में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के बच्चे आते हैं जिनकी एक्सपीरियंसेस से काफ़ी चीज़ें मैं सीख सकता हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर कर सकता हूँ। तो सर मुझे लगता है KVS ज़्यादा मतलब मुझे ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं सर। अच्छा, KVS का गठन कब हुआ? सर 1963, 15 दिसंबर 1963। KVS की जो संस्थाएं भारत में हैं कि क्या विदेश में भी हैं? विदेश सर 3 जगह पे हैं, कहाँ कहाँ? तेहरान, मॉस्को, काठमांडू। तेहरान, मॉस्को, काठमांडू। वहाँ पर इसको स्थापित करने पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? सर जैसे कि सेंटर में कुछ एम्प्लॉय जैसे कि हमारे उच्च आयुक्त के लोग होते हैं बाहर, उनके भी बच्चे हैं, वो अगर बाहर रहते हैं तो उनके बच्चों की कभी वो इंडिया आते हैं तो उनको बच्चों को ऐसा ना लगे कि हम भारतीय शिक्षा से अलग हैं, तो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, भारतीय शिक्षा देने के लिए इसकी सर स्थापना हुई इन 3 देशों में। चलिए, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी सरकार ने लाई जी है, सर। कब लाई है? सर 2022 आई है, NEP 2022। नहीं, पास कब हुआ? 2020 में सर। 20 में। और लागू कब से होना है? सर 2000 लक्ष्य तो है सर कि 2000 अभी अगर देखा जाए तो सबसे नहीं, पहले- देखा नहीं जाए, लागू कब से करना सरकार को? सर सॉरी इसके बारे में नहीं पता, चलिए, कोई बात नहीं। जानने का प्रयास करूँगा लेकिन। ये बताइए कि जो इसको 2023 से सरकार क्या है लागू करने जा रही है, ठीक? एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक फोकस किया जा रहा है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, जी सर। आपके दृष्टिकोण से सही है? जी सर सही है, क्योंकि हमें लोग जब छोटे होते हैं बचपन में तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनौपचारिक रूप से हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं, जो खास करके हमारी मातृभाषा में होती है। तो यदि बच्चों को हम उनकी बचपन में ही अगर उनके ज्ञान को हम भाषा के स्तर पे, भाषा के माध्यम से अगर लिमिट उसकी बना देंगे तो बच्चे थोड़ा धीरे सीखेंगे, वो ज्ञान से ज़्यादा वो भाषा पे फिर ज़्यादा। अगर आप KVS में पढ़ाने का अवसर मिले, बच्चों को पढ़ाएंगे तो किस भाषा में आप पढ़ाएंगे? सर शुरुआत में तो मैं जैसे कि अगर जिस स्टेट में मैं जाता हूँ उस स्टेट की मातृभाषा अगर मुझे नहीं आती है तो मैं प्रेफर करूँगा कि जिस लैंग्वेज में वो बच्चे कंफर्टेबल हो, लेकिन अगर मुझे आती है और वो बच्चे इंग्लिश या हिंदी में नहीं सही से उनको मतलब वो पढ़ पा रहे हैं तो उनकी मातृभाषा में ज़्यादा प्रयास करूँगा जिससे वो जल्दी सीख लें। आप प्राथमिक शिक्षक बनने जा रहे हैं, जी सर। सबसे पहली बार किस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की पहल की थी? पहली बार प्राथमिक शिक्षा की पहल किस आयोग में की गई थी? सॉरी सर इसके बारे में 1854 गुड्स डिस्पैच आया जी था, सर, सॉरी याद ठीक? आ गया सर। इसमें स्त्री शिक्षा की बात की गई जी सर। और 1882 हंटर कमीशन हंटर आया था कमीशन। जिसमें प्राथमिक शिक्षा की बात की गई, ठीक? और इसके जो रिकमेंडेशन थी भारतीय एजुकेशन पॉलिसी के लिए माइलस्टोन साबित हुई। जी सर। एक वर्धा योजना है, जी सर। ये क्या है? सर ये वर्धा योजना थी, गांधी जी के द्वारा दी गई थी और सर इसमें सर जो मेनली जो शिक्षा थी सर वोकेशनल शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया गया था कि बच्चों को स्किल सिखाई जाए, बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो जिससे उनकी शिक्षा पूरी होते होते कोई एक उनके हाथ में गुण हो, जो कि सर अभी NEP 2022 में भी देखी जा रही है, काफ़ी जोर दिया गया है वोकेशनल शिक्षा पे, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है। चलिए शिवम जी, अभी आप बात कर रहे थे, बता रहे थे वोकेशनल शिक्षा और स्किल्स एजुकेशन की, जी सर। तो नई शिक्षा नीति में जो स्किल्स एजुकेशन दिया जा रहा है, जी सर। इस स्किल एजुकेशन में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, कंप्यूटर एजुकेशन को? सर इस समय जो हमारा मॉडर्न समय है सर, इस समय अगर कंप्यूटर बहुत तेजी से, जैसे कि अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, शिक्षा भी कंप्यूटर से ज़्यादा हद तक दी जा रही है। खास करके कोविड के समय हमने देखा कि बच्चे ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन क्लास करना प्रीफर कर रहे थे, ठीक है, तो बच्चों को नॉलेज होना चाहिए। तो इससे संबंधित कुछ ऐप भी हैं? सर दीक्षा ऐप है जो कि टीचर्स के लिए भी है। कब लागू की गई है दीक्षा ऐप? सर इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, निपुण भारत के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी सर, निपुण भारत सर बच्चों के लिए ही बनाया गया है कि बच्चों को सर इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसका अर्थ है सर कि बच्चों को प्रोफिशिएंट होना चाहिए रीडिंग में, न्यूमरेसी में और अंडरस्टैंडिंग में। चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप क्लास में हैं और क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, जी सर। पढ़ने में बहुत ठीक है, उसके अंदर सृजनात्मकता भी है, सारे गुण हैं,
लेकिन वो बच्चा बहुत बदमाशी करता है, जी सर। तो ऐसे बच्चों के लिए क्लास में आप क्या करेंगे? सर बच्चा मतलब क्रिएटिव भी है और वो बदमाशी भी ज़्यादा करता है। हम्म। तो सर ऐसे बच्चों को हम एक्टिविटी बेस्ड ज़्यादा शिक्षा देंगे। जैसे कि सर जिस क्षेत्र में वो आगे, जैसे जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे क्राफ्टिंग में काफ़ी तेज होते हैं, तो उन्हें सर हम ट्राई करेंगे कि क्राफ्टिंग के द्वारा ज़्यादा शिक्षा दी जाए और उन्हें एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंगेज किया जाए, जिसके कारण जो उनकी, क्योंकि बदमाशी में एनर्जी ज़्यादा लगती है, तो सर उनकी एनर्जी एक पॉजिटिव वे में फ्लो हो, पॉजिटिव वे में जाए। इसे किसी सिद्धांत के आधार पे बता सकते हैं क्या? कोई सिद्धांत इससे संबंधित है? अच्छा, ठीक। नई शिक्षा नीति का जो डिवाइडेशन किया गया है, जी सर, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? सर 4 पार्ट में डिवाइड किया, 5+3। अच्छा, इससे पहले कितने पार्ट में था? 3 पार्ट में सर। कितना, क्या क्या पार्ट था उससे पहले? 10+2+3 था। वो किस अधिनियम के अंतर्गत था? सर किस अधिनियम के अंतर्गत? हाँ सर जहाँ तक मुझे पता 1986 के अंदर में। ठीक। नॉट श्योर सर। ओके, थैंक यू। पहले हम कमियों को बताते हैं। पहले तो आपकी एंट्री ही थोड़ी सी प्रॉब्लम था, हल्का सा, लिटिल बिट। मेरे ख्याल से इसलिए हो सकता है कि पहली बार आए या जो भी हो, पहली बार आप फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब आपने एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद आपने विश ही नहीं किया, वो आप थैंक यू बोल रहे थे। पहले विश करना है, फिर आपसे जब तक ना कहा जाए तब तक खड़े रहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है, खड़े होने पर भी 2-4 क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके बाद कहा जाता है, उल्टा कहा जाता है कि खड़े क्यों है, बैठे। तो उसके बाद बैठते ही थैंक यू सर्स, राइट। पहला चीज़ जो बेसिक कमी मैंने देखी, कॉन्फिडेंस वगैरह सब कुछ था आपके अंदर, ओवरऑल था, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो बेसिक कमी देखी, जानते हैं क्या? आप इंटरव्यू तो दे ही नहीं रहे थे। आप पता नहीं क्यों इतना लंबा लंबा आंसर दे रहे हैं, इतना लॉन्ग आंसर दे रहे हो, जैसे एक बहस टाइप में कर रहे हो, है ना। स्पेसिफिक इंटरव्यू होना चाहिए। आपसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है, और जहाँ तक हो सके गैप मत दीजिए। क्रिकेट में जब भी गैप देता है बॉलर तो बैट्समैन छक्का मारता है। इंटरव्यूअर में भी इंटरव्यू में भी यही है। आपने गैप दिया, इधर इंटरव्यूअर ने छक्का मारा। आप जब इतना लंबा आंसर देंगे ना, तो बहुत से क्वेश्चन उठना शुरू हो जाएंगे। हमने जानबूझ के इसलिए नहीं क्वेश्चन उठाया कि आपको फंसाया, क्योंकि अभी आपका पहला था। अदरवाइज आप बहुत तगड़ा फंसते और एक ही बार में फंस जाते। इधर उधर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतना लंबा आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। और सर ने इशारा भी कर दिया आपको। आपको इशारा किया था मैंने, है ना। बोर्ड भी आपको जो चीज़ें चाहता है कि अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं तो थोड़ा सा, तो वहाँ भी आप रुके नहीं, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत। ठीक है, देखिए आपके इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, ये बहुत बढ़िया लगा। थोड़ी सी जो आप बातें कर रहे हैं, एक तो लंबा है, दूसरे थोड़ा सा गैप देके बोले। आप बहुत तेज़ी के साथ अपनी बात बता रहे हैं, ठीक। तीसरी चीज़, सरकार की किसी पॉलिसी को आप नेगेटिव नहीं बताएं। आपका काम शासन की नीतियों को क्रियान्वित करना है, उसमें कमियां निकालना नहीं है, ठीक। कभी भी आप नेगेटिव नहीं बताएंगे। चौथी चीज़, प्राथमिक शिक्षा के संबंध जो कमेटियां गठित की गई शिक्षा के संबंध, थोड़ी और बेहतर जानकारी कीजिए, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और जितना पूछा जाए बस उतना ही बताइए, ठीक। ओके, वेरी गुड। सर बाकी चीज़ें सब सही हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है उस पर सॉरी बोलिए। सॉरी बोलना गुनाह नहीं है, कमियों को मान लेना कहीं से गुनाह नहीं। बाकी चीज़ें सब ठीक है। ओके, नाउ इट्स योर फाइनल। थैंक यू।